रोमी भागो यहाँ से, वो आत्मा की पकड़ में आ चुकी है। तुम्हें जाना है तो जाओ, वो छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पागल मत बनो, जल्द से जल्द यहाँ से चलते हैं। आदर्श, स्वरा, राधिका और रोमी चारों कजिन भाई बहन थे। चारों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। वे लोग साथ में जितनी मस्ती करते थे, काम भी उतने ही अच्छे से करते थे। राधिका और रोमी गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। एक दिन न्यूज़पेपर में पास वाले शहर में सिंगिंग आइडल का ऑडिशन होने वाला था। ये बात सुनकर स्वरा बहुत खुश हुई और भागते हुए राधिका के पास पहुंची। राधिका, देख तेरे लिए खुशखबरी है। पास के ही शहर में सिंगिंग आइडल कंपटीशन है। तू और रोमी जाकर ना ऑडिशन दे दो। ये तो अच्छी बात है, और रोमी भी साथ रहेगा तो पापा जाने से मना भी नहीं करेंगे। सिर्फ रोमी ही क्यों, हम लोग भी तेरे साथ चलेंगे। सिंगिंग आइडल की बात सुनकर दोनों भागते हुए राधिका के घर में जाती है। ओए की बात है कुड़िए, पूरे घर को सिर पे क्यों उठा रखा है? कोई अलादीन का चिराग हाथ लग गया क्या तेरे? ये देखो न्यूज़पेपर, सिंगिंग आइडल के ऑडिशन के बारे में नोटिस आया है। हाँ चाची, और मैं चाहती हूँ कि रोमी और राधिका उस ऑडिशन में जाएं। आखिर दोनों कितना अच्छा गाते हैं। स्वरा के मुंह से गाने बजाने की बात सुनकर गुरप्रीत नाराज हो जाता है और स्वरा के हाथ से न्यूज़पेपर लेकर फाड़ देता है। देख बेटा, इतनी खेती किसानी है और वो इन दोनों भाइयों ने संभालनी है, और तुम दोनों अपनी माओ के साथ घर में रह के काम काज सीखो। और ये गाना बजाना ना भले घर के बच्चों के लिए नहीं होता, ठीक है? तो आज के बाद ना उसके बारे में तुम सोचना भी मत। और मुझसे तो इस बारे में बात भी कर ली, लेकिन ना भाई साहब से करना भी नहीं। भाई साहब किसी भी हाल में नहीं मानेंगे, समझ रही हो तुम? गुरप्रीत के नाराज हो जाने से सभी लोग अपने अपने काम में दोबारा लग जाते हैं। चारों भाई बहन वहीं रुक जाते हैं। कोई और रास्ता ढूंढते हैं, मगर तुम लोगों को ऑडिशन दिलवा कर रहेंगे। चारों उसी कमरे में घूम घूम कर कोई आइडिया सोच रहे थे, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक आदर्श के दिमाग में कुछ आया। एक मस्त आइडिया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अमावस्या की रात को दोनों बहनें तेजी से चलती हुई कहीं जा रही थी। दूर दूर तक अंधेरा था, फिर भी वे दोनों इस तरह छुपते हुए चल रही थी मानो कोई उन्हें देख ना ले। राधिका, जल्दी जल्दी चल, इससे पहले कि हमारे घर वालों को पता चले हमें यहाँ से निकलना होगा। गांव के बस स्टैंड पर रोमी और आदर्श हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। शहर जाने वाली आखिरी बस जाने का समय हो गया है। यदि वो बस निकल गई तो तुझे पता है ना। कहते हुए स्वरा की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जल्दी ही तो चल रहे हैं, और ज्यादा जल्दी थी तो तुझे घर से जल्दी निकलना था। तेरे घर के बाहर ही करीब 15 मिनट तेरा इंतजार करती रही मैं। तुझे क्या लगता है कि घर से निकलना इतना आसान था? कितने बहाने बनाए तब जाकर तेरे घर आने की परमिशन मिली है। यदि कह देती कि रात की बस से शहर जा रहे हैं कल के ऑडिशन के लिए, तो पापा कभी हाँ नहीं करते। दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहाँ पर आदर्श और रोमी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। दीदी, आप लोगों ने कितनी देर लगा दी? बस अभी अभी निकल गई। अब हम लोगों को वापस घर जाना होगा। सुबह जल्दी पहली बस से शहर निकलेंगे। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर इंतजार करेंगे और सुबह पहली बस से निकल जाएंगे। स्वरा, पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ पर रुकना मतलब तुझे पता है ना? मुझे पता है, सब लोग इस बस स्टैंड को भूतिया बस स्टैंड कहते हैं। तभी रात में बस नहीं चलती, मगर हम चारों साथ हैं तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। स्वरा के कहने पर चारों वहीं चेयर पर बैठ सुबह होने का इंतजार करने लगे। ठंडी हवा उन लोगों के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। दूर दो बिल्लियां आपस में लड़कर जोर जोर से शोर मचा रही थी। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। वैसे ही अंधेरे के कारण यहाँ बैठे बैठे डर लग रहा है, और ये बिल्ली और कुत्ते हैं कि चैन नहीं ले रहे हैं। लगता है पूरा मातम आज ही मना लेंगे। आदर्श, मेरी मानो तो यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे ही ये हॉन्टेड बस स्टैंड है और ये सारी घटनाएं। चुपचाप बैठी रहे, तेरे लिए ही तो हम लोग शहर जा रहे हैं और तू ही डर रही है। राधिका को डांट रही स्वरा की नजर अचानक एक बस के ऊपर पड़ी जो बस स्टैंड की ओर आ रही थी। ले, तू खामखा डर रही थी, बस आ रही है। हम लोग इस बस में बैठकर शहर के लिए निकल जाएंगे। फिर तो तुझे इस हॉन्टेड बस स्टैंड पर डर नहीं लगेगा ना। शहर की ओर जाने वाली आखिरी बस तो जा चुकी है, तो फिर ये बस कौन सी है? हो सकता है ये कोई नई बस हो और हमें पता ना हो। चलो चलो जल्दी से चलकर बैठते हैं।
चारों हाथ देकर बस को रुकवाते हैं और उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। बस के अंदर कुछ अलग सा माहौल था। अंधेरे में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अजीब सी बदबू भी आ रही थी और बहुत ही ठंडक थी, जिसके कारण चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्वरा ने इशारे से सबको बैठने को बोला। स्वरा उन लोगों को हिम्मत तो दे रही थी, मगर खुद भी डरी हुई थी। राधिका का हाथ पकड़े वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। कहते हैं ना, मुसीबत में बुद्धि घूम जाती है। कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। उसे हनुमान चालीसा याद ही नहीं आ रही थी। वो बस भगवान का नाम लेने लगी। बस चलने तो लगी, मगर वहां के माहौल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तभी अचानक आदर्श के सामने बैठे हुए व्यक्ति ने अपनी गर्दन घुमाकर आदर्श से पूछा, कहाँ जा रहे हो? इस तरह 360 डिग्री के एंगल में घूमी हुई गर्दन को देखकर आदर्श के मुंह से चीख निकल गई। आदर्श की चीख सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों की गर्दन उसी की ओर घूम गई। ये नजारा देख रोमी भी डर गया और अपनी सीट से खड़े होकर बस में पीछे जाने लगा। उसका पैर किसी चीज से टकराया और उसने उसे उठाकर देखा तो किसी इंसान की खोपड़ी थी। उसने उसे अपने हाथों से फेंक दिया। खोपड़ी के गिरते ही सामने एक बिना सिर का धड़ चला आ रहा था। उस धड़ ने अपने हाथों से खोपड़ी को उठाया और सिर की जगह लगाकर उसे पूरी तरह घुमा दिया और फिर धीरे धीरे आदर्श की ओर बढ़ने लगा। आदर्श भी डरते हुए अपनी सीट पे खड़ा हो गया। टिकट टिकट, कहाँ जाना है तुम लोगों को? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी बस का जोरदार एक्सीडेंट हुआ। तेज धमाके की आवाज से चारों भाई बहन डर गए और एक साथ चीखने लगे। बस एक पेड़ से टकरा गई थी। स्वरा की सीट वाला कांच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। उसके हाथों में चोट लगी थी। वो सीट इमरजेंसी एग्जिट था। उसने वहां से जगह बनाकर उन तीनों को बाहर निकाला और वो भी बाहर आने की कोशिश करने लगी, मगर बाहर का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। वो लोग उसी बस स्टैंड पर थे जहां से वो लोग इस बस में बैठे थे। अरे हम लोग तो वापस गांव के बस स्टैंड ही पहुंच गए। ये बस इतनी दूर तक वापस वहीं पर कैसे आ सकती है? स्वरा के कहने पर सभी लोग उस जगह को देखने लगे। आदर्श ने आगे बढ़कर रोमी और राधिका का हाथ पकड़ लिया। स्वरा अभी भी बस में ही थी। रोमी ने हाथ बढ़ाकर उसे बस से बाहर निकाला तो वो चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, जाने दो। रोमी भागो यहाँ से, वो आत्मा की पकड़ में आ चुकी है। तुम्हें जाना है तो जाओ, कुछ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पागल मत बनो, जल्द से जल्द यहाँ से चलते हैं। रोमी भाग जा यहाँ से, जल्दी जा। आदर्श और राधिका को बचाना है तुझे। पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हुए रोमी हनुमान चालीसा करते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो, कहते हुए रोमी आगे बढ़ रहा था। अचानक तेज धमाका हुआ और चारों बेहोश हो गए। अगले दिन पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल था। भूतिया बस स्टैंड पर 4 बच्चे मरे हुए मिले थे। डॉक्टर के हिसाब से उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मैंने तुम्हें घर लाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम तो हो ही अजीब और मनहूस। एक आंख फूटी हुई पत्थर की अजीब सी गुड़िया को उसी खंडर में फेंक देना चाहिए था। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तभी कोने में पड़ी उस गुड़िया की आंख चमकी और एक डरावनी आवाज में उसने कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर तुम भी मुझे अजीब समझती हो। मेरी आंख का मजाक उड़ाती हो। तुम भी दूसरों की तरह निकली। कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी सुलाने का वक्त आ गया है। इसके बाद अपर्णा की एक जोर से चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। अपर्णा ने अभी अभी अपना कॉलेज खत्म किया था। उसे पुरानी चीजों का कलेक्ट करना और उनके बारे में जानने का शौक था। बड़े होकर वो एक आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। आर्कोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञान का विशेषज्ञ। उसे पुरानी जगह पर जाना, म्यूजियम में जाना पसंद था। वैसे तो उसका कॉलेज खत्म हुआ था, पर फिर भी वो कॉलेज के नाम पर घर से पैसे लेकर ऐसी पुरानी जगह पर जाना पसंद करती थी। एक दिन वो ऐसे ही इंटरनेट पर पुरानी जगहों के बारे में खोज रही थी। तभी उसे शहर से दूर एक जंगल में स्थित पुराने खंडर के बारे में पता चला। पुराना होने के साथ साथ उसे हॉन्टेड भी बताया जा रहा था। हॉन्टेड सुनकर डर लगने के बजाय अपर्णा को और दिलचस्पी होने लगी। उसने तय किया कि वो कल ही उस जगह पर जाएगी। अगले दिन अपर्णा ने एक टैक्सी की और शहर से उस जंगल की तरफ निकल गई।
वहां पहुंचकर अपर्णा ने देखा कि सामने एक घना जंगल, जिसके अंदर जाने के लिए एक कच्ची सी सड़क है। जंगल इतना घना था कि जंगल भीतर रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अब अपर्णा को डर का एहसास होने लगा। वो दबे पांव आगे बढ़ने लगी। काला घना जंगल, एक अजीब सा सन्नाटा और बीच बीच में आती हुई जानवरों की आवाज, ये सब डर को और बढ़ा रहा था। अपर्णा उसी कच्ची सड़क से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे झाड़ियों में हलचल दिखी। अब अपर्णा के पसीने छूटने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक हाथ, अपने कंधे पर रखा हाथ देखकर वो डर गई और पलट गई। पलटकर उसने देखा तो एक अजीब से दिखने वाली बूढ़ी औरत, जिसने काली साड़ी पहनी थी, हाथ में लिए लकड़ी के सहारे खड़ी थी। कौन हो तुम? यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? दादी, मेरा नाम अपर्णा है। मैं यहाँ उस पुराने खंडहर को ढूंढने आई हूँ। पुराने खंडहर का नाम सुनकर उस औरत के तेवर बदल गए। पुराना खंडहर? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? क्यों? ऐसा क्या है उस पुराने खंडहर में? राज को राज ही रहने दो, वरना तुम खुद एक राज बन जाओगी। मैंने समझाने का काम किया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। अपर्णा एक पल के लिए वही खामोश खड़ी रही। उसके मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगे। उस औरत ने मुझे वहां जाने से क्यों रोका होगा? कहीं सच में तो ये जगह हॉन्टेड नहीं, या सिर्फ पुराना खंडहर होने से किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी होगी? ये सब सवाल एक तरफ और उसके पुराने खंडहर को देखने की चाह एक तरफ, मगर आखिरकार उसके पुराने खंडहर को देखने की चाह उस पर हावी हुई और वो फिर से उस कच्ची सड़क से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में वो पुराना खंडहर उसे नजर आया। देखने में तो खंडहर पुराना ही लग रहा था, मगर जंगल के बीचों बीच होने के कारण बहुत डरावना भी लग रहा था। अपर्णा धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, मगर जैसे ही अपर्णा ने अंदर जाने की कोशिश की, कई सारे चमगादड़ वहां से बाहर निकले। एक पल के लिए अपर्णा की धड़कन तेज हो गई थी और वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसने खुद को शांत किया और खंडहर के अंदर चली गई। अंदर से भी खंडहर काफी डरावना था। अपर्णा धीरे धीरे उस खंडहर का मुआवना करने लगी। खंडहर पुराना जरूर था, लेकिन उसकी बनावट अभी भी मजबूत थी। पूरा खंडहर देखने के बाद अपर्णा बोली, वो औरत तो यूं ही मुझे डरा रही थी। इतनी देर से मैं इस खंडहर में हूँ, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। चलो, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। अब घर चलना होगा, बहुत देर हो गई है। अपर्णा खंडहर के बाहर जाने लगी, तभी उसे पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पत्थर की गुड़िया उसे मिली, जिसकी एक आंख तो बड़े ही खूबसूरत पत्थर की थी, मगर दूसरी आंख का पत्थर कहीं गिर गया था। वो गुड़िया बड़ी पुरानी और अजीब किस्म की थी, मगर क्योंकि अपर्णा को पुरानी चीजें पसंद थीं, तो उस गुड़िया को देखकर वो बहुत खुश हो गई। वाह, ये गुड़िया तो काफी पुरानी लगती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पुराने जमाने में पत्थर की गुड़िया भी होती थी। मैं तो इसे अपने पास रखूंगी। अपर्णा ने अपना बैग खोला और उस गुड़िया को अपने बैग में रखने लगी। तभी उस गुड़िया की एक आंख चमकी। गुड़िया को बैग में रखकर अपर्णा वहां से निकल गई। घर आने के बाद अपर्णा ने उस गुड़िया के बारे में किसी को नहीं बताया। रात में सोते समय उस गुड़िया को बैग से निकाला। इस गुड़िया को घर में किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इसे अपने ड्रॉर में रख देती हूँ। अपर्णा ने उस गुड़िया को ड्रॉर में रख दिया और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद वो ड्रॉर अपने आप खुला। वो गुड़िया वहां से बाहर आई। अंधेरे में उस गुड़िया की सिर्फ एक आंख चमक रही थी। गुड़िया धीरे धीरे अपर्णा के पास आई और उसी के पास सो गई।
सुबह जब नौकरानी अपर्णा के कमरे में सफाई करने आई तो उस गुड़िया को देखकर हैरान हो गई। अरे ये क्या है? ये तो किसी गुड़िया की तरह दिख रही है, मगर कोई पत्थर की गुड़िया क्यों बनाएगा? तभी अपर्णा की नींद खुली तो उसने देखा कि नौकरानी के हाथों में वो गुड़िया है। अपर्णा ने झट से नौकरानी से वो गुड़िया ले ली और कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? ये तो आपके बिस्तर पे पड़ी थी। मेरे बिस्तर पर? हाँ, पर आपको ये गुड़िया मिली कहाँ से? वो सब छोड़ो, पर आप इस गुड़िया के बारे में किसी को मत बताइए प्लीज। इतनी अजीब पत्थर की गुड़िया, उस पर से उसकी एक आंख भी नहीं है। मैं भला ऐसी अजीब गुड़िया के बारे में सबको क्यों बताऊंगी? नौकरानी हंसने लगी और वहाँ से चली गई, मगर गुड़िया की एक आंख में अलग ही किस्म की चमक दिखने लगी। अगले दिन जब अपर्णा सुबह उठी तो उसकी माँ उदास होकर सोफे पर बैठी थी। क्या हुआ माँ, आप उदास लग रही हैं? अपनी नौकरानी का कल रात किसी ने खून कर दिया। क्या? खून? मगर किसने? क्या पता, लाश देखकर तो ये लग रहा था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का है। उसके पूरे बदन को नोच लिया था और उसकी एक आंख भी फोड़ दी थी। हे भगवान, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। जा, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो थी तो घर की नौकरानी, पर इतने साल काम करते करते वो घर का हिस्सा बन गई थी। उसके जाने से घर में दुख का माहौल बन गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते और एक दिन अपर्णा से मिलने उसकी एक दोस्त आई। दोनों अपर्णा के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे ना शहर के बाहर वाले जंगल से एक अनोखी गुड़िया मिली है। क्या? गुड़िया? कहाँ है? मुझे भी देखना है उस गुड़िया को। अपर्णा ने अपने ड्रॉअर से उस गुड़िया को निकाला। गुड़िया को अपने हाथों में लेकर उसकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। ये तेरी अनोखी गुड़िया है? ये तो पत्थर से बनी है। अपर्णा नाराज हो गई और कहा, तू ज्यादा हंस मत, तुझे क्या पता पुरानी चीजों के बारे में। ला इधर उसे। अपर्णा ने अपना ड्रॉअर खोला और गुड़िया को उसमें रखने लगी। रखते समय गुड़िया की एक आंख में अलग चमक दिखी। अगले दिन जब अपर्णा सो रही थी तो उसकी माँ उसके कमरे में आई। अपर्णा, अपर्णा, उठ जल्दी। क्या हुआ माँ? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? तुम्हारी दोस्त की एक अजीब दुर्घटना में मौत हो गई है। मौत की बात सुनकर अपर्णा की नींद खुल गई। क्या? मगर कैसे? क्या पता, अभी तुम्हारे एक दोस्त का कॉल आया था। कह रही थी बहुत भयानक दुर्घटना हुई है और उसकी एक आंख भी फूट गई है। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर अपर्णा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कल जिसके साथ वो हंस हंस कर बात कर रही थी, आज वो इस दुनिया में नहीं थी। अपर्णा मानो सदमे में चली गई थी। वो घंटों घंटों अपने कमरे में ही बंद रहती थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी और उस गुड़िया की तरफ देख रही थी, तब उसे याद आया कि नौकरानी ने गुड़िया को बुरा भला कहा और उसकी मौत हो गई। उसकी दोस्त ने भी इसे बुरा भला कहा तो उसकी भी मौत हो गई। और तो और दोनों की भी एक आंख फूटी हुई थी। अपर्णा ने उस गुड़िया को हाथ में उठाया और कहा, क्या तुमने उन दोनों की जान ली? जवाब दो, क्या तुमने ही उन दोनों की जान ली? बोलो, बोलती क्यों नहीं? तभी उस गुड़िया की एक आंख चमकी। अपर्णा डर गई और उसने उस गुड़िया को एक कोने में फेंक दिया। अपर्णा के आंख में आंसू आए। उसकी एक गलती की वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई। मैंने तुम्हें घर लाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम तो हो ही अजीब और मनहूस। एक आंख फूटी हुई पत्थर की अजीब सी गुड़िया को उसी खंडर में फेंक देना चाहिए था। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तभी कोने में पड़ी उस गुड़िया की आंख चमकी और एक डरावनी आवाज में उसने कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर तुम भी मुझे अजीब समझती हो। मेरी आंख का मजाक उड़ाती हो। तुम भी दूसरों की तरह निकली। कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी सुलाने का वक्त आ गया है।
इसके बाद अपर्णा की एक जोर से चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। भरतपुर नाम के एक गांव में माँ दुर्गा का एक बहुत विख्यात मंदिर था। उस मंदिर के सामने एक विशाल बरगद का वृक्ष था। मान्यता थी कि उस बरगद के वृक्ष में चुड़ैल का वास है। ऐसा माना जाता था कि वो चुड़ैल गर्भवती महिलाओं को पकड़कर मार डालती है। गांव के बाबा ने उस चुड़ैल को शांत करने के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा करके उस पर लाल कपड़ा बांध दिया था। उस मंदिर में गर्भवती महिलाओं का आना निषेध होता है। विकी का बचपन इसी गांव में बीता था। वो बचपन में रोज अपनी माँ के साथ अम्बे माँ के मंदिर में पूजा करने जाया करता था। नवरात्रि के दिनों में तो उसे बहुत ही मजा आता था। वो जब शहर पढ़ाई करने चला गया तो उसे इस मंदिर की भी बहुत याद आती थी। फिर काफी सालों बाद वो अपनी पत्नी सपना के साथ नवरात्रि में मंदिर आया। देखना सपना, यहाँ के अम्बे माँ के दर्शन करके तुम्हारे मन में बहुत शांति होगी। मेरा बचपन इसी गांव में गुजरा है और इस मंदिर में मैं रोज आया करता था। हाँ, मैंने तुमसे इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, माँ अम्बे के दर्शन करने के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। विकी और सपना माता के दर्शन करते हैं। सपना माँ अम्बे से अपने खुशहाल परिवार की कामना करती है। वो जब बाहर निकलते हैं तो सपना की नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ती है। बाप रे, ये बरगद का पेड़ कितना विशाल है, पर इस पर ये लाल कपड़ा क्यों बांधा है? मान्यता है कि इस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है और वो गर्भवती महिलाओं को मार डालती है, इसलिए यहाँ उनका आना मना है और उसी चुड़ैल को शांत रखने के लिए यहाँ कपड़ा बांध कर रखा है। मुझे समझ नहीं आता ये सब सच है या अंधविश्वास। अच्छा छोड़ो, चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे बेचैनी सी लग रही है। विकी सपना को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचता है। डॉक्टर सपना की जांच करता है और रिपोर्ट लेकर आता है। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं, सब बहुत अच्छा है। तुम पर अम्बे माँ की कृपा हुई है, तुम पिता बनने वाले हो। ये सुनकर विकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सपना को गले लगा लेता है, पर सपना को मन ही मन एक बात सताने लगती है। विकी, हमें मालूम नहीं था, लेकिन मैं तो गर्भवती उस मंदिर में चली गई। कहीं सच में वो चुड़ैल हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? तुम चिंता मत करो, मैं चुड़ैल से भी लड़कर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम और मेरा बच्चा एकदम सुरक्षित रहोगे। विकी और सपना अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं। तभी अचानक सपना की नींद खुल जाती है। उसे कहीं से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर खिड़की के बाहर देखती है। इतनी रात को कौन औरत इतने कष्ट में है जो ऐसे रो रही है? क्या मुझे जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए? सपना खुद को रोक नहीं पाती है। जिधर से आवाज आ रही होती है वो उधर जाती है। विकी अगली सुबह उठता है तो उसे सपना कहीं भी नहीं मिलती। वो बेचैन होकर गांव के सरपंच के पास जाता है। तुमने आखिरी बार सपना को रात में देखा था? जी सरपंच जी, आज ही पता चला था कि सपना गर्भवती है। नवरात्रि के समय गर्भवती महिलाओं के ऊपर बहुत संकट मंडराता है। कहीं तुम लोग माँ अम्बा के मंदिर में तो नहीं गए थे ना? विकी सोच में पड़ जाता है। उसे चुड़ैल वाली बात याद आ जाती है। सच बताना ही वो सही उपाय समझता है। सपना को खोजने में अब केवल गांव वाले ही उसकी मदद कर सकते थे। सरपंच जी, वो हमसे एक भूल हो गई थी। जब हम माँ दुर्गा के दर्शन करने उनके मंदिर गए थे तब हमें ये बात मालूम नहीं थी कि सपना गर्भवती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने पर हमें मालूम पड़ा। ये तो घोर अनहोनी हो गई। तुम जानते हो ना उस बरगद के वृक्ष में कौन रहती है? नवरात्रि के समय उस चुड़ैल की शक्तियाँ और बढ़ जाती है। सरपंच जी, कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज। मेरी सपना मुझे वापस चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अब बस बाबा ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। गांव की जो पुरानी हवेली है उसके बीच वाले कमरे में तुम्हें बाबा मिलेंगे। जाकर उन्हें सारी बात बताओ। वो कुछ उपाय बता सकते हैं, पर हाँ, वो केवल रात के 12 बजे ही लोगों से मुलाकात करते हैं। विकी 12 बजे पुरानी हवेली में जाता है। वहाँ उसे बाबा मिलते हैं। वो बाबा को सारी बातें बताता है। जब वो बातें बता रहा होता है तभी नीचे के कमरे से पायलों की आवाज आती है। बाबा जल्दी से उठकर भस्म का एक गोला चारों तरफ बना देते हैं। बाबा,
ये सब क्या हो रहा है? उस बरगद के वृक्ष में एक औरत की आत्मा रहती है। वो औरत भी नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के दर्शन करने और अपने बच्चे के लिए मनोकामना करने आई थी। उस समय वो 6 महीने की गर्भवती थी। वो नीची जाति की थी, इसलिए गांव के बड़े लोगों ने उसे ये कहकर मार डाला था कि उसने माँ दुर्गा के मंदिर में प्रवेश करके मंदिर को अपवित्र कर दिया है। तब से उसकी आत्मा वही उस बरगद के वृक्ष में रहने लगी। वो गर्भवती महिलाओं को बंदी बनाकर मार डालती है। सपना को भी वही पकड़ कर ले गई होगी और महानवमी के दिन उसकी और उसके बच्चे की वो बलि देगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सपना को खो नहीं सकता। आप मुझे इस चुड़ैल से लड़ने का कोई उपाय बताइए। एक उपाय है, पर उसमें जान का खतरा है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। महानवमी की रात हमें एक हवन करना होगा। मैं तैयारियां करता हूँ। तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, पर तुम तब तक सुरक्षित रहने का प्रयास करो। बाबा विकी को एक तावीज देते हैं और कहते हैं कि इस तावीज को कभी भी खुद से अलग नहीं करना। जब तक ये तावीज विकी के पास है, तब तक वो चुड़ैल उसे छू भी नहीं पाएगी। महानवमी की रात आती है। आज चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो जाती है। आज वो अगर बलि देने में कामयाब हो जाती है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। हमने जिन तंत्र मंत्र से उसे बांध कर रखा है वो भी विफल हो जाएंगे। 10 बजे हम पूजा शुरू करेंगे। मैंने जैसा तुम्हें कहा है तुम वैसा ही करना। बाबा बरगद के वृक्ष के उत्तर में भस्म का एक बड़ा सा गोला बनाते हैं और उसके बीच में हवन करने की सामग्री रखते हैं। एक बड़ी सी थाली में वो बहुत सा सिंदूर रख देते हैं। फिर वो आग जलाते हैं। आग जलते ही बरगद के वृक्ष से रोने की आवाज आने लगती है। कभी कभी बच्चे की किलकारियां भी सुनाई देती है और फिर औरत की चित्कार भी सुनाई देती है। बाबा मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं। विक्की माँ दुर्गा के मंदिर से उनका त्रिशूल और उनकी लाल चुनरी लेकर आता है और बरगद के वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है। वो उस त्रिशूल से बरगद के वृक्ष पर वार करता है। त्रिशूल लगते ही वृक्ष से खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं, मानो कि वो जीवित इंसान हो। विक्की खून से लथपथ हो जाता है। बाबा ने उससे कहा होता है कि जब तक खून निकलना बंद ना हो तब तक त्रिशूल को छोड़ना नहीं है। कुछ देर बाद बरगद से खून निकलना बंद हो जाता है और विक्की दूर जाकर गिरता है। उस वृक्ष की ऊपरी टहनी पर एक चुड़ैल जिसके बाल खुले होते हैं, वो लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी होती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज मैं इस औरत की बलि दूंगी और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लूंगी। मैं ये जानता हूँ कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तू जो कर रही है वो भी सही नहीं है। तू उस औरत को छोड़ दे, वरना आज तेरा विनाश निश्चित है। इतना कहकर बाबा चुड़ैल पर सिंदूर उड़ाते हैं। चुड़ैल पूरी तरह सिंदूर से ढक जाती है। वो पेड़ से नीचे उतरकर विक्की की तरफ बढ़ने लगती है। विक्की, तुम्हें वैसा ही करना है जैसा मैंने कहा है। विक्की दौड़कर माँ दुर्गा की चुनरी उस चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और जो तावीज बाबा ने दिया होता है वो उसके हाथों में बांध देता है। उसे पकड़कर वो हवन कुंड की ओर ले जाता है और उसे हवन कुंड में डाल देता है। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। बाबा मेरी पत्नी कहाँ होगी? इस चुड़ैल ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया होगा ना? हमें माँ अम्बे के मंदिर चलना चाहिए। विक्की और बाबा माँ अम्बे के मंदिर पहुँचते हैं। दुर्गा माँ के सामने सपना बेहोश पड़ी होती है। विक्की सपना को देखकर दौड़कर उसके पास जाता है। सपना आंखें खोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। सपना। बाबा माँ अम्बे के कलश से पवित्र पानी सपना और विक्की के ऊपर छिड़कते हैं। सपना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गहरी नींद से उठी हूँ। सपना, तुम्हें उस चुड़ैल ने पकड़ लिया था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। हमने उस चुड़ैल का विनाश कर दिया है। हाँ,
उस रात मुझे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। जब मैं उसकी मदद करने के लिए गई तब मैं समझ गई थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं सपना, अम्बे माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया है। विक्की और सपना अम्बे माँ की पूजा करते हैं और फिर अपने शहर वापस चले जाते हैं। 9 महीने बाद सपना को एक प्यारी सी बेटी होती है। कोविड की वजह से लॉकडाउन का ऐलान हो गया था और रजत की फैक्ट्री बंद हो गई थी। पैसों की कमी के वजह से रजत को अपना परिवार लेकर एक सुनसान इलाके के खाली पड़े बंगले में शिफ्ट होना पड़ा। उसकी 14 साल की बेटी अंजलि दौड़ते हुए उनके पास आई और बोली, पापा, मेरे रूम की खिड़की से एक घर दिखता है, लगता है वहाँ कोई रहता है, हम चलेंगे ना वहाँ? तभी सोनल ने अंजलि को अपने कमरे में जाकर खेलने को कहा। रात को अचानक उसकी खिड़की का पर्दा बहुत तेजी से हवा में उड़ने लगा था। अंजलि उठी और पर्दे को बंद करने के लिए खिड़की के पास गई तो उसकी नजर उसके सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की में उसे एक लड़की दिखाई दी जो अंजलि को ही देख रही थी। अंजलि आंख मलते मलते उसको गौर से देखने की कोशिश कर ही रही थी, तभी वो लड़की उस खिड़की से ओझल हो गई। अंजलि खिड़की का पर्दा लगाकर फिर सोने चली गई। 3 बजे अंजलि की नजर फिर से उस खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ ऊपर वाले कमरे की लाइट जल रही है और उस कमरे में से वही लड़की एक बार फिर अंजलि को घूरती हुई दिखी। अंजलि ने घबराकर अपनी माँ को आवाज दी, माँ! अंजलि की आवाज सुनकर दौड़ते हुए सोनल उसके कमरे में आ गई और बोली, अंजलि, माँ, वो देखो, उस कमरे की खिड़की से हमें कोई देख रहा है। सोनल ने जब उस घर की तरफ देखा तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सोनल बोली, बेटा, तुम नींद में हो, तुमने कोई सपना देखा होगा, सो जाओ। अंजलि ने एक बार फिर अपनी खिड़की से उस खिड़की की तरफ देखा तो उसे फिर से वही नजारा दिखा जो उसने अपनी माँ से अभी थोड़ी देर पहले कहा था। अंजलि ये देखकर किसी को कुछ बताए बगैर उस घर की तरफ चल देती है। कोई घर में है क्या? दरवाजा खोलो। तभी दरवाजा एक मनहूस चरमराहट के साथ खुद ब खुद खुल जाता है। अंजलि ये देखकर डर जाती है, फिर भी हिम्मत करके वो दरवाजे के अंदर जाती है और पूरे घर में मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं। घर की फर्श पूरी तरह से टूटी फूटी है, जगह जगह काले लाल धब्बे दीवारों पर लगे हुए हैं। ये मंजर देखकर अंजलि बहुत सहम जाती है। वो खिड़की जो उसे अपने कमरे से नजर आती थी वो वहां पहुंच जाती है। अंजलि उस खिड़की से अपने घर की ओर देखने लगती है। तभी उसे अपने रूम की खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है और उस लड़की को देखकर अंजलि डर जाती है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजलि खुद थी। अंजलि खुद को वहाँ खड़ा देखकर जोर से चिल्लाती है, हेलो, कौन है वहाँ? उसने देखा कि उसकी माँ उसी लड़की से बात कर रही थी, लेकिन अंजलि तो यहाँ पर फंसी थी, तो उसकी माँ किससे बात कर रही थी? माँ, मैं यहाँ हूँ माँ, प्लीज मेरी आवाज सुनो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। सोनल उस लड़की से बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़की अंजलि की तरफ देखकर अपना भयानक चेहरा बना लेती है और अंजलि को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए मुस्कुराने लगती है और ये देखकर अंजलि डर के मारे बेहोश हो जाती है। इधर घर में अंजलि के रूप में रह रही वो चुड़ैल सोनल और रजत से अच्छा व्यवहार नहीं करती। अब ना अंजलि उनके साथ खाना खाती है और ना ही उनसे ठीक से बात करती है। उसका रवैया अब दिन ब दिन बदलता देख सोनल और रजत सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन सोनल अंजलि का खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। अंजलि अपने बेड पर सर झुकाए बैठी हुई थी। सोनल जैसे पहला ही निवाला उठाती है वैसे ही अंजलि का हाव भाव बदल जाता है। अंजलि चीखती हुई सोनल को जोर से धक्का देती है और सोनल हवा में उड़ते हुए दरवाजे से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। तभी अंजलि सोनल को खून सी लाल आंखों से घूरते हुए अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे एक भूखे भेड़िए की तरह सोनल की तरफ गुर्राते हुए बढ़ने लगती है। तभी सोनल तुरंत कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। सोनल अंजलि का यह रवैया देखकर अब बहुत डर चुकी थी। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अंजलि को अचानक क्या हो गया है।
रात को सोनल हिम्मत करके अपनी बेटी के कमरे में जाती है, लेकिन अंजलि उसे अपने बेड पे नहीं दिखाई देती। वो दीवार पर चलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर सोनल घबरा कर दरवाजा बंद कर देती है और रोने लगती है। सोनल एक बार फिर अपनी बेटी के रूम में आ जाती है और उसे गहरी नींद में सोता देख मुस्कुराते हुए कमरे से जाने लगती है। अचानक उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहां उसे एक लड़की हाथ हिलाते हुए दिखाई देती है, जैसे वो उसको बुला रही हो। सोनल घबराकर मन ही मन सोचती है कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो मेरी बेटी को डराती है। तभी सोनल गुस्से में उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उस घर में चली जाती है। जब वो उस रूम तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी है। वो उसे किसी तरह होश में लाकर उससे सारी बातें पूछती है तो अंजलि अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। तभी सोनल अपनी बेटी को वहाँ से निकाल कर वापस ले आती है और उसे अपने बड़े बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर जॉन के घर पर छुपा देती है। इसी दौरान सोनल मिस्टर जॉन से उस बंगले के बारे में पूछती है तो मिस्टर जॉन उसको बताते हैं कि कुछ साल पहले इस बंगले में एक नताशा नाम की 15 साल की बच्ची थी। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उसके अंदर एक ऐसा वायरस पनप रहा था जिससे वो कभी भी भेड़िए का रूप लेती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाया करती थी। इसीलिए मजबूरी में उसके घर वालों को उसे यहाँ कैद कर जाना पड़ा और कई दिनों तक कैद रहने की वजह से उसने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर वो अपने आसपास किसी बच्ची को देखती है तो वो उसे अपना शिकार बना लेती है। मिस्टर जॉन की ये बातें सुनकर अब सोनल उस चुड़ैल से अपनी बच्ची को बचाने के लिए प्लान करती है और सुबह होते ही रजत और सोनल पास के चर्च से पादरी को बुलाते हैं और पादरी उस चुड़ैल को बेहोश करके उस बंगले में ले जाकर उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं। तभी वो चुड़ैल होश में आते ही अपने रूप में आ जाती है और डरावनी आवाज में जोर जोर से चीखने लगती है, मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? निकालो मुझे यहाँ से। तभी पादरी उस कमरे के दरवाजे के सामने पवित्र जल का एक मटका रख के कमरे के चारों तरफ क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस के संपर्क में आते ही नताशा की आत्मा निकलकर पवित्र जल के मटके में समा जाती है और पादरी उस मटके को बंद करके सोनल और रजत को उस मटके को एक पेड़ के नीचे दफनाने का आदेश देते हैं ताकि नताशा की आत्मा फिर किसी को परेशान न कर सके। और उसके बाद सोनल, रजत और अंजलि खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। हसमतपुर के करेली गांव से एक 33 साल का नौजवान राजीव अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता बेटा था, जो अपना घर चलाने के लिए गांव से दूर शहर में नौकरी किया करता था। वो रोज ट्रेन से शहर जाता और देर रात को लौटते वक्त उसी ट्रेन से अपने गांव के छोटे से स्टेशन पर पहुंचता था। एक दिन राजीव अपने ऑफिस से घर वापस आने के लिए रात के 11:30 बजे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन की एक खाली बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन का इंतजार करते करते जब राजीव ने अपनी नजर को स्टेशन के चारों तरफ घुमाकर देखा तो उस स्टेशन पर मुश्किल से 1 या 2 आदमी और सफाई कर्मी के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद राजीव की ट्रेन आ गई और वो अपनी गांव जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। राजीव जिस डिब्बे में बैठा था उसमें सिर्फ 2 आदमियों और एक महिला के अलावा और कोई भी यात्री नहीं थे। उन दोनों आदमियों के चेहरे पूरी तरह कपड़े से ढके हुए थे। ये देखकर राजीव को थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन वो चुपचाप आगे की सीट पर जाकर बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों नकाबपोश आदमी उस महिला से छेड़खानी कर उसका सामान छीनने लगे। महिला अपने बचाव में जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, मेरा सामान क्यों छीन रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। और वो महिला राजीव की तरफ देखते हुए उससे मदद मांगने लगी, कोई है? प्लीज बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। तभी राजीव ने हिम्मत करके उन दोनों आदमियों से कहा, ए, कौन हो तुम सब? छोड़ दो उसे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों छीन रहे हो उसका सामान? ये गलत बात है। तभी वो दोनों नकाबपोश आदमी राजीव को चाकू दिखाकर अपनी जगह बैठने के लिए इशारा करते हुए कहते हैं, चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जा और तमाशा देख, वरना इसी चलती ट्रेन से तुझे भी बाहर फेंक देंगे और तेरी लाश भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा।
उनके ये कहते ही राजीव डर के मारे चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और तभी वो दोनों लुटेरे महिला से उसका सारा सोने का सामान और सारे पैसे छीनकर उस महिला को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। उनकी इस हरकत के बाद राजीव बिल्कुल स्तब्ध होकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों लुटेरे अगले स्टेशन पर उतरकर भाग जाते हैं। राजीव इस घटना के बाद से बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन वो मजबूरी में चुपचाप अपने आप को संभाले हुए अपनी सीट पर बैठा अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। अब राजीव उस बॉगी में बिल्कुल अकेला सफर कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और राजीव देखता है कि वो स्टेशन रात के घनघोर अंधेरे की तरह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और वहां से कोई भी पैसेंजर ट्रेन में नहीं चढ़ा कि तभी अचानक एक पागल बुढ़िया भयानक मुस्कान लिए खिड़की में से राजीव का हाथ खींचने लगी। राजीव की नजर जैसे ही खिड़की पर पड़ी वो एकदम से डर गया और उसको भगाने लगा। अरे हटो हटो, निकलो यहाँ से, जाओ हटो। वो पागल बुढ़िया राजीव से कुछ खाने को मांगने लगी। राजीव ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ हटो। ये कहकर राजीव अपना मुंह फेर लेता है। तभी अचानक वो पागल बुढ़िया खिड़की से ओझल हो जाती है। जब राजीव की नजर खिड़की पर पड़ती है तो वो सोचता है कि शायद वो चली गई, लेकिन जैसे ही वो अपनी बगल की सीट पर देखता है वो डर के मारे अपना दिल थाम लेता है, क्योंकि वही पागल बुढ़िया डिब्बे के अंदर राजीव के बगल की सीट पर बैठी हुई थी। और तभी ट्रेन चलने लगती है। ये देख राजीव ने तुरंत उस पागल बुढ़िया को अपने बगल से हटाया और जाने को कहा। अरे हटो, दूसरी सीट पर जाकर बैठो, यहाँ से हटो, जाओ हटो। राजीव को अब डर लगने लगा था, क्योंकि बॉगी में उस पागल बुढ़िया के अलावा और कोई भी नहीं था। राजीव अपना दिल थामे चुपचाप बैठा रहता है और वो पागल बुढ़िया अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। कभी वो सामान स्टैंड से उल्टा लटकने लगती तो कभी ट्रेन की सीट पर खड़ी होकर भयानक आवाज में जोर जोर से हंसती, कभी मनहूस सा गाना गाकर अजीब तरह से नाचने लगती तो कभी राजीव के पास आकर उसका बाल खींचती। राजीव उसे अपने पास से भगा ही रहा था कि तभी फिर से वो उससे कुछ खाने को मांगने लगती है। राजीव के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने उसे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन उसने वो पैसे फेंक दिए। तभी राजीव ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, अरे नहीं है मेरे पास कुछ, जाओ यहाँ से, मेरे पास से दूर हटो। और फिर वो पागल बुढ़िया डरावने तरीके से मुंह बनाने लगी और फिर एक अजीब मनहूस गाना गाते हुए अजीब तरह से नाचते हुए पूरे बॉगी में दौड़ने लगी। राजीव अब ये सोच रहा था कि जैसे ही अगला स्टेशन आएगा वो उतरकर बॉगी बदल लेगा। तभी अचानक वो पागल बुढ़िया दरवाजे से अपना हाथ बाहर निकालकर लहराते हुए डरावनी आवाज में गाना गाते गाते एक पोल से जोर से टकरा गई और उस टक्कर से उसका खून से लथपथ शरीर उसी ट्रेन की जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अपने सामने खून से लथपथ लाश देखकर राजीव को अब बहुत डर लगने लगा था। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया और उस पागल बुढ़िया की खौफनाक लाश देखकर वो घबरा के जल्दी से बॉगी के पीछे वाले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, ताकि जैसे ही अगला स्टेशन आए वो बॉगी बदलकर दूसरी बॉगी में सवार हो जाए, क्योंकि एक डरावनी लाश के साथ अकेले रात के अंधेरे में सफर करना राजीव के लिए खौफनाक होता जा रहा था। उसकी धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। डर के मारे कभी राजीव गेट से बाहर अंधेरे में आगे बढ़ रही झाड़ियों को देखता तो कभी ट्रेन के अंदर पड़ी खून से लथपथ उस लाश को, जो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई अपनी खूनी आंखों से मानो राजीव को ही घूर रही थी। राजीव ने डर के मारे उस लाश से नजर हटाकर फिर से बाहर देखना शुरू किया और जब दोबारा फिर से उस लाश की तरफ देखा तो वो लाश अब खड़ी हो चुकी थी और खून से लथपथ एक भयानक मुस्कान के साथ हंसते हुए राजीव को घूरने लगी। ये देख राजीव अब और भी ज्यादा डर गया
और वो बुढ़िया खून से लथपथ उसी हालत में अपना वही मनहूस गाना गाने लगी और मुस्कुराते हुए राजीव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजीव डर के मारे दरवाजे से चिपक कर डरती हुई आवाज में चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो प्लीज। तभी उस पागल बुढ़िया की लाश राजीव की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम अचानक धड़ाम से ट्रेन की जमीन पर गिर पड़ती है और फिर वो एक लाश की तरह राजीव के सामने गिरी हुई होती है। राजीव चैन की सांस लेता है। तभी अगला स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन एक जंगल में रुक जाती है। वो लाश फिर से जिंदा होकर उसे मार न डाले, इसी डर के मारे राजीव इस मौके का फायदा उठाकर बिना पीछे देखे डर के मारे उस जंगल में ही उतर जाता है। और जैसे ही वो दूसरी बोगी के दरवाजे तक दौड़ते हुए पहुंचने की कोशिश करता है कि तभी ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है। राजीव अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दौड़कर ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ जाती है और राजीव की ये आखिरी ट्रेन भी उससे छूट जाती है। अब राजीव गहरे घने सन्नाटे में ट्रेन की पटरियों पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। जंगल की पटरियों का वो घनघोर सन्नाटा चारों तरफ से उसे एक अजीब से डर का एहसास दिला रहा था। राजीव अब खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। अब वो जोर जोर से रोने लगा और घबराकर पटरियों के पास ही आंख बंद करके बैठ गया और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर ईश्वर से अपनी जिंदगी की प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक उसे उस पागल बुढ़िया का वो मनहूस गाना सुनाई देने लगा जो उसने ट्रेन में सुना था। जब उसने नजर उठाई तो देखा कि दूर से एक औरत गाना गाते हुए राजीव की ओर आती हुई दिख रही है। जब वो थोड़ा और करीब आई तो चांद की हल्की सी रोशनी में राजीव को नजर आया कि वो वही पागल बुढ़िया है जिसकी लाश ट्रेन में पड़ी थी। ये देख राजीव का डर अब भयानक खौफ में बदल गया। वो पागल बुढ़िया खून से लथपथ नाचती हुई उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। राजीव उसे देखकर मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो वही पागल बुढ़िया है, कहीं ये मेरा पीछा करते करते ट्रेन से मेरे साथ ही तो नहीं उतर गई। लेकिन ये तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे आई? राजीव के मन में डर के मारे तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन सवालों के जवाब का उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि वो पागल बुढ़िया लगातार उसके करीब आती जा रही थी। तभी वो बुढ़िया नाचते नाचते राजीव के सामने आकर खड़ी हो गई। राजीव ने देखा कि उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो हवा में उड़ रही थी और देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। वो राजीव को लगातार मनहूस आवाज में गाना सुनाते हुए हवा में ही नाच रही थी। ये देख राजीव की सांस रुक जाती है और वो बेहोश होकर पटरियों पर ही गिर जाता है। तभी अचानक तेज रफ्तार में आती एक ट्रेन राजीव को बेदर्दी से कुचलते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाती है और राजीव की वहीं मौत हो जाती है। राजीव की इस दर्दनाक मौत के बाद से अब उन पटरियों से जाने वाली हर ट्रेन के यात्रियों को रात के 12 बजे के बाद राजीव की आत्मा उन्हीं पटरियों पर खड़ी दिखाई देती है, जिसके चारों ओर एक भयानक बुढ़िया वही मनहूस गाना गाते हुए हवा में नाचती हुई दिखाई देती है।